हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? तो आज एक टॉपिक कवर कर ले हम। आसान सा टॉपिक है बहुत। सेक्शन 48 कॉस्ट ऑडिट करे चालू, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं चालू। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑडिट, कैसे 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 क्या क्या उसके अंदर चीज़ें चलती है। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148। तो कॉस्ट ऑडिट के जितने भी हमारे रूल्स हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? वो डिराइव होते हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। यहाँ से हमारे जितने भी कॉस्ट ऑडिट के रूल्स हैं कि हमें कोई फॉर्म भरना है, हम ऑडिटर को कोई फॉर्म भरना है, वो सारे जितने भी रूल्स से वो जो डिराइव होते हैं वो है ये वाला कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि मेंटेनेंस। अब क्या कॉस्ट ऑडिट कब होगी? कॉस्ट ऑडिट किस चीज़ की होगी? कॉस्ट ऑडिट उस चीज़ की होगी, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी कॉस्ट के, जैसे वो जो भी उसका मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंडस्ट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए उसकी कॉस्ट क्या होती है? उसका बिल्डिंग मटेरियल। मेन काम तो उसका बिल्डिंग मटेरियल का हो गया ना, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ बेचने का काम करती है तो उसका मेन कॉस्ट क्या हो गया? मेन कॉस्ट हो गया उसको बिल्डिंग बनाने का खर्चा। और बिल्डिंग बनाने में क्या क्या लगता है? बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सीमेंट, ये सारी चीज़ें लगती है। तो ये होता है उनका उनका कॉस्ट। अब उस कॉस्ट की ऑडिट के लिए कॉस्ट ऑडिटर को लेकर आए जाते हैं, और कॉस्ट ऑडिट को लेने के लिए जो उनको रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे। हवा में थोड़ी एक एक चीज़ की कॉस्ट कैसे चेक करेगा? उसे पता होनी चाहिए ना कितनी कितनी कॉस्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगी है। तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी? अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी। किसके अंदर? CRA1, जो ये फॉर्म होता है कॉस्ट रिपोर्ट एंड ऑडिट का, CRA1, इसके अंदर कंपनी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, उन्हीं का ही ऑडिट और कॉस्ट ऑडिटर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मेंटेन कर रही है रिकॉर्ड्स कंपनी कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए, वो किस फॉर्म में करती है? वो करती है CRA1 के अंदर। ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट हर कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ चुनिंदा कंपनीज पे एप्लीकेबल है। नॉट एवरीवेयर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल। अब किस किस पे? यार छोटी कंपनीज को हटा देते हैं दायरे से, तो कैसे हम देखेंगे किस किस पे एप्लीकेबल है? आइए देखते हैं। तो इसके अंदर कह रहे हैं एप्लीकेबल ऑन क्लास ऑफ कंपनीज। किस क्लास ऑफ कंपनीज? एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई कंपनी है और कोई और कंपनी है जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्या? कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है 148 या फिर रूल्स हैं, वो इन कंपनीज के अलावा किसी और पे नहीं एप्लीकेबल होता, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। ऐसा नहीं है इन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पे एप्लीकेबल होगा जिसका जो टोटल टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उस पे एप्लीकेबल होगा। कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? दोबारा से देखते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रही हो, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज हुज टोटल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़, इन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। क्या? कॉस्ट ऑडिट के मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वाले प्रोविजंस। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल किस पे? कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर MSME एक्ट। इन कंपनीज पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होता। जो माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज है, MSME एक्ट के अंदर एक क्राइटेरिया डिफाइन होता है कि भाई इसका टोटल टर्नओवर इतना होना चाहिए, उसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो ये माइक्रो कंपनी है, स्मॉल कंपनी है। तो इसके हिसाब से नॉट एप्लीकेबल किस पे होगा? नॉट एप्लीकेबल क्लासिफाइड एज कंपनी माइक्रो एंड स्मॉल एज पर MSME एक्ट 2006। इन कंपनीज पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर भी ना दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे, इस पे तो देखो ये रूल्स हैं हमारे एप्लीकेबल वाले, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के रूल्स लग रहे हैं एप्लीकेबल इन कंपनीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करी है और जिनका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन 35 करोड़ या इक्वल टू 35 करोड़ है। अब इसके अंदर भी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी किस पे है और ऑडिट एप्लीकेबिलिटी किस पे नहीं है, वो चीज भी हम चेक करते हैं। तो अब जैसे रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं हम, और यहाँ पे हम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं। तो रेगुलेटेड सेक्टर पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी तब आती है जब उनका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है। इंक्लूडिंग 50 करोड़ हुआ तो भी उन्हें ऑडिट करानी पड़ेगी। अभी ऊपर हम कर रहे थे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स किसको कर रहे हैं? कौन कौन सी कंपनीज को करनी होती है? जो कि रेंडरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रही होती है और टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी उनका 35 करोड़ या
उससे ज़्यादा होना चाहिए। और किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होती, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज एज पर एमएसएमई एक्ट 2006। अब आ जाते हैं कि जिन पे कंपनीज पे ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर दो सेक्टर होते हैं, एक रेगुलेटेड सेक्टर, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे ऑडिट एप्लीकेबिलिटी कब आती है, जब उनका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो एंड इंडिविजुअल टोटल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो। अब ओवरऑल टर्नओवर और इंडिविजुअल टर्नओवर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी टेलीकॉम में है, कोई कंपनी, अब जैसे इसके अंदर रेगुलेटेड सेक्टर, किन किन सेक्टर्स को रेगुलेटेड सेक्टर माना जाता है वो चीज हम चेक करते हैं। इसका ना बहुत शॉर्ट फॉर्म है, डी के पेट ने जीपीएस चलाया। मेरे साथ बोलो, डी के पेट ने जीपीएस चलाया, डी के पेट ने जीपीएस चलाया। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? डी का है ड्रग्स, आई से है इंडस्ट्रियल एल्कोहल, पी से है फार्मास्यूटिकल्स, ई से है इलेक्ट्रिसिटी, टी से है टेलीकॉम, और जी से है गैस, और पी से है पेट्रोलियम, एंड एस से है शुगर। इन कंपनीज को बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर कंपनीज। अब फॉर एग्जांपल कोई एक्स कंपनी है, वो दो बिजनेसेस में है, वो ड्रग्स में भी और वो फार्मा में भी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ओवरऑल टर्नओवर, मतलब ड्रग्स प्लस फार्मा का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे अधिक हो, और इनका इंडिविजुअल टर्नओवर, फॉर एग्जांपल ड्रग्स का, उसका खुद का इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो, 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ड्रग्स का, जैसे मान लो 35 करोड़ का टर्नओवर है, ड्रग्स वाली जो हमारी ड्रग्स वाली कंपनी है उसका 35 करोड़ का टर्नओवर है, और इसका फार्मास्यूटिकल्स का मान लो इसका 25 करोड़ का टर्नओवर है, तो 30 प्लस 20 50, टोटल 60 करोड़ का टर्नओवर होगा इनका टोटल टर्नओवर, और इनका इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस पर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका ड्रग्स का बिजनेस भी है, प्लस में फार्मा का बिजनेस भी है, और प्लस में शुगर का बिजनेस भी है, ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑडिट किसके, इनकी सबकी बुक्स अलग बनेगी, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स तो इन तीनों की अलग होगी, पर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी? मान लो इसका 20 का टर्नओवर है, इसका 30 का टर्नओवर है, और इसका 25 का टर्नओवर है, ठीक है। इनका टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 75 करोड़। तो इनका ओवरऑल टोटल टर्नओवर की जो लिमिट है वो क्रॉस कर रही है, तो इस पे ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनी के ऊपर। पर उसके कौन कौन से सेक्टर पे एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल टर्नओवर के बेसिस पे, फार्मा पे 30 करोड़ क्योंकि वो 25 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं इंडिविजुअल टर्नओवर, और शुगर पे 25 करोड़ से ऊपर आ रहा है टर्नओवर। ड्रग्स के बिजनेस पे उस पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर अगर ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उस पर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे, ठीक है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे ऑडिट एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? वो तो कि रेगुलेटेड सेक्टर उनको क्लासिफाई करा हुआ है। अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ऑडिट एप्लीकेबिलिटी होती है जब ओवरऑल टर्नओवर उनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और इंडिविजुअल टर्नओवर उनका 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अब कौन कौन से रेगुलेटेड सेक्टर होते हैं हमने वो देख लिया, अब देखते हैं कौन कौन से नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है अटैक्स ऑन सीएम, अटैक्स ऑन सीएम। अब ए से है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, टी से है टायर्स, और टी से है टर्बोजेट, टी से है ट्यूब्स, ठीक है। के को छोड़ दो, एस से है स्टील, सी से है सीमेंट, एंड एम से है मेडिकल डिवाइसेस। अटैक्स ऑन सीएम ये होते हैं हमारे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इनके हमने ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का क्या देखा? ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो या 100 करोड़ हो और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो। और इसके अंदर भी सेम, जैसे हमने ड्रग्स प्लस फार्मा प्लस शुगर का देखा था, इसके अंदर भी सेम केस रहेगा, ठीक है। अब एग्जेम्पशन किस किस को मिली हुई है? अगर ये रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर ये कंपनीज आ रही हैं, बट वो कंपनीज क्या है? वो कंपनीज है SEZ। SEZ होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है? जो हमारी सरकार ने अलग से सेटअप करे होते हैं, जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, उन्हें और भी तरह के बहुत सारे कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनकम, जैसे इसको कॉस्ट ऑडिट का भी बेनिफिट मिल गया है, तो SEZ होती है कि जो कंपनी अच्छे काम कर रही होती है, प्लस में कंपनी हमारी गवर्नमेंट को उसे बढ़ावा देती है कंपनी, उन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप कराई हुई कंपनी। जो कि कंपनी गवर्नमेंट खुद बताती है कि ये वाली कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप हो सकती है, और जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप होती है उनको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, इंक्लूडिंग उस पर कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं लगती है। उसके बाद अगर कोई कंपनी है, इन्हीं का बिजनेस करिए, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का बिजनेस करिए, बट उनका जो रेवेन्यू है 75% से ज्यादा या उतना रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो भी उस पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा? कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट उस पर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और SEZ पे भी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वाला जो प्रोविजन है जिसके अंदर उन्हें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करना है अंडर फॉर्म नंबर CRA1, वो एप्लीकेबल होता रहेगा। अब आता है एक एग्जेम्पशन और मिली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो कि जनरेट करी है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू जनरेटिंग प्लांट।
जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी कैप्टिव प्लांट के थ्रू, एक प्लांट होता है जिसके थ्रू अगर कंपनी जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी एग्जेम्पशन हमने दे रखी है। मतलब हमने नहीं, सेक्शन 148 ने, सरकार ने एग्जेम्पशन दे रखी है। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं हम ऑडिट रेम्यूनरेशन पे कि इनका जो ऑडिट का रेम्यूनरेशन है वो कौन देखेगा। अब इनका जो ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है वो कौन डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है ऑडिट कब अपॉइंट होगा, जो कॉस्ट ऑडिटर है वो कब अपॉइंट हो सकता है और कब तक करना पड़ेगा कंपनीज को। तो अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कंपनी के ऑडिटर को, बट उनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे मेंबर्स, वो कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। बट ऑडिटर कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कमेंसमेंट कब होता है फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल कोई भी हो, 2024 फॉर एग्जांपल, तो 1 अप्रैल 2024 जब स्टार्ट हो गया, उसके विद इन 180 डेज उन्हें अपना ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। उन्हें पता है कि अगर उनके पिछले साल का जो टर्नओवर है और इनकी जो लिमिट्स हैं वो एप्लीकेबल हो रही है, तो कंपनी को ये ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर CRA2 की कंपनी का ये ऑडिटर है और हमने 180 डेज के अंदर अपॉइंट कर दिया था। और उन्हें कंपनी को फॉर्म CRA2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कब तक इन्फॉर्म करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 180 डेज के अंदर फॉर एग्जांपल 150 डेज के अंदर कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, तो जहां पे 150 डेज खत्म हुए, मतलब 5 महीने मोटा माटी 5 महीने खत्म होती, अगले 30 डेज के अंदर CRA2 भर के सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हाँ भाई ये हमारा कॉस्ट ऑडिटर है। और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर 180 डेज के अंदर, अगर तुम डिले करते जाओगे, जिस दिन तुम 180 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट करे ऑडिटर को, उसी दिन तुम्हें CRA2 फॉर्म भरना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये तुम्हारा या हमारा कॉस्ट ऑडिटर है। समझ गए, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। अब अगर मान लो कंपनी ने 100 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, तो 130 डेज 100 और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट वहां पे जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंट करती है कॉस्ट ऑडिटर को, उसके विद इन 30 डेज हमें CRA2 फॉर्म भर के सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस केस में 130 डेज हो गए और 180 डेज विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर होगा, 130 डेज। ठीक है, और जो रिपोर्ट है ऑडिटर को कब देनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन फॉर्म नंबर CRA3 विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हो गया उसकी कोई रिपोर्ट तो लगेगी ना, जो रिपोर्ट होगी कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट, वो कॉस्ट ऑडिटर को कितने दिन में देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी फ्रॉम द एंड। यार अब तुमने अपॉइंट कर दिया, पैसे भी अपॉइंट हो गए, कितने लेगा कॉस्ट ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया ऑडिटर को, ऑडिटर काम करके तो देगा ना, अपनी रिपोर्ट बना के देगा। उसे कब तक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, उसे रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी CRA3 के अंदर विद इन 180 डेज फ्रॉम the end of financial year. Are you getting my point? 180 days from the end of financial year उसे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी इन CRA4 विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिपोर्ट। मतलब जो ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी 180 डेज के अंदर उसके नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को CRA4 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ये रही ऑडिटर की रिपोर्ट, उसे वो अपलोड करनी पड़ेगी उनके जो भी वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है या कुछ भी है, या फिर ऑफलाइन जो भी उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर CRA4। और इसके अंदर जो रिपोर्ट है ऑडिटर किस फॉर्म में देगा, वो देगा CRA3 के अंदर विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जब एंड होगा फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट हुआ है, जब तक उसकी बुक्स कंप्लीट नहीं होगी, कॉस्ट का पता नहीं चलेगा, तो वो ऑडिट तो कर नहीं पाएगा। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को उसको 180 दिन की मोहलत दे दी कि भाई इस 180 दिन के अंदर तुमको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी हमारी। ठीक है, और जो उसकी वैकेंसी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉस्टर हमने अपॉइंट करा और वो बीच में छोड़ के चला जाता है, तो उसकी जो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है वो 30 डेज ऑफ वैकेंसी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब विद इन 30 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट ऑडिटर छोड़ के चला गया, अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। दैट्स इट, हो गया कॉस्ट ऑडिट। इतना छोटा सा टॉपिक है, मजा आया। ये कॉस्ट ऑडिट का तुम्हारे को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके अंदर क्या है, वीडियो को देखना, 1-2 बार इसे याद करना, और ये जो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर 1-2 बार देख लेना, तुम्हें पूरा कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर याद हो जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।